Hello everyone, welcome again my class, my ED class with सुषमा कोबे। इसके पहले हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी अवधारणा या कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल और उसके विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स अर्थात संप्रेषण तकनीक के घटक के विषय में चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के घटक, कम्युनिकेशन अर्थात एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का देना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात जब दो पक्षों के मध्य विचारों या भाव का, थॉट्स और फीलिंग्स का जब एक्सचेंज होता है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक भी यदि मिस होता है या मिसिंग होता है तो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उन्हीं घटकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला घटक जो आपका है संप्रेषण संदर्भ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक संदर्भ, आपका फिजिकल रेफरेंस, सामाजिक संदर्भ सोशल कॉन्टेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक संदर्भ साइकोलॉजिकल रेफरेंस एंड समय संदर्भ टाइम रेफरेंस। संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत जो भौतिक संदर्भ आता है, भौतिक संदर्भ अर्थात स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं वो स्थान जो हमारा होता है वो भौतिक संदर्भ या फिजिकल रेफरेंस के अंतर्गत आता है। सामाजिक संदर्भ अर्थात कक्षा, विद्यालय या इन्वायरमेंट, विद्यालय का इन्वायरमेंट आपका सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक अर्थात आपकी जो साइकोलॉजिकली जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो मनोवैज्ञानिक संदर्भ। आपका जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है वो औपचारिक, अनौपचारिक जिस तरीके का होता है वो मनोवैज्ञानिक संदर्भ के अंतर्गत आता है। समय संदर्भ अर्थात टाइम रेफरेंस। आप किस टाइम पे, किस दिन, किस समय अवधि में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका समय संदर्भ के अंतर्गत आता है। तो संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत आपका भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ एवं समय संदर्भ को शामिल किया जाता है। इसके बाद मेन जो हमारा आता है संदेश का स्रोत अर्थात आपका मैसेज सोर्स। आपका मैसेज किसके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, किसके द्वारा सेंड किया जा रहा है। यहाँ पर हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें आपका संदेश का स्रोत मैं खुद हूँ। क्यों? क्योंकि आपका मैसेज जो है, ये जो मैसेज है, हमारा जो टॉपिक है ये हमारा मैसेज है और ये मेरे थ्रू आपके पास पहुंच रहा है तो मैं सेंडर भी हुए और आपके संदेश का स्रोत अर्थात मैसेज सोर्स भी कहलाई। इसके बाद मैसेज कम्युनिकेशन बिना मैसेज के संभव ही नहीं है। यदि आपके पास एक मैसेज नहीं है, एक संदेश नहीं है तो आप कम्युनिकेट किस चीज का करोगे। तो कम्युनिकेशन के घटक में मेन रोल मैसेज भी निभाता है कि एक ऐसा मैसेज जिसका एक भाव निकलता हो, जो कंप्लीट हो, जो खुद में हमने विशेषता में पढ़ा था कि संदेश जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो है क्लियरिटी आपके मैसेज में होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स में ये आपका जो मैसेज है उसमें क्लियरिटी और वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है संप्रेषण का माध्यम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन का माध्यम क्या चुना है, हम किसके थ्रू अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेंडर तक भेज रहे हैं, वो चैनल हमारा कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। जैसे अभी हम YouTube के थ्रू या वीडियो लेक्चर के थ्रू हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल हुआ। चैनल संप्रेषण का माध्यम, ये माध्यम जो है ये चैनल, यही आपका कम्युनिकेशन आपका जो रहता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक सेंड करता है, प्रेषित करता है। नेक्स्ट है संदेश या प्रतीक, सिंबल या साइन का मतलब होता है कि आप जब अपने मैसेज, जरूरी नहीं है कि हमारा जो मैसेज है वो लिखित रूप में ही हो, रिटन में ही हम कम्युनिकेट करें। कई बार हम जब कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे
तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन बहुत टाइप के होते हैं, ओरल भी होते हैं, वर्बल भी होते हैं, रिटर्न में होता है, उसमें हमारा सांकेतिक होता है, आप कई बार सिंबल के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, या कई बार हम अपने आव भाव से अपने कई बार क्लास में ऐसा होता है कि टीचर आपसे पूछते हैं कि समझ में आ गया, तो कई बार हम लोग अपना जो एक्सप्रेशन है, हम अपना फीडबैक जो देते हैं वो ऐसा देते हैं, यस मैम, नो मैम। इसके अतिरिक्त भी कई बच्चे स्माइल करके या गर्दन हिलाकर, तो ये भी हमारा क्या हुआ, संकेत या प्रतीक के अंतर्गत आता है, जिससे कि यह पता चलता है कि एनकोडिंग डिकोडिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका है एनकोडिंग। एनकोडिंग एनकोडिंग प्रेषक के द्वारा या सेंडर के द्वारा किया जाता है। ये आपका एनकोडिंग जो है ये आपका सेंडर के द्वारा किया जाता है। प्रेषक जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, एनकोड वही करता है, अपने आव भाव विचार भावना को संकेतों द्वारा या किसी के जिस तरह से वो अपने मैसेज को थ्रू करता है वही आपका एनकोड करना कहलाता है। मैसेज हमेशा सही तरीके से एनकोड होना चाहिए, तभी वो डिकोड हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा एनकोड के बाद डिकोडिंग है। डिकोड 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 आपके रिसीवर द्वारा किया जाता है। मैसेज जब भी सेंड किया जाता है, एनकोड किया जाता है, उसके बाद वो डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग की क्रिया जो होती है, सेंडर के द्वारा सुनने के पश्चात उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में वो डिकोड होता है। जैसे कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब कंप्यूटर का लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता है, तो जब हम कंप्यूटर को, हम तो इंग्लिश में, हिंदी में, अदर मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको अपने माइंड में चेंज करता है बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो उसको हमको रिवर्ट करके देता है हमारी लैंग्वेज में जो हमने उन्हें कमांड दिया था। तो यही जो चेंज करने का जो तरीका है, यही आपका डिकोड करना है। सेंडर ने एनकोड किया, मैसेज भेजा, रिसीवर ने डिकोड किया, कान के थ्रू वो जब सुनते हैं किसी मैसेज को, सुनने के बाद उसके मस्तिष्क में वो चीज डिकोड होता है, उसके बाद वो फीडबैक देता है या अपना प्रतिपुष्टि देता है कि हाँ उसने मैसेज समझ लिया या उस मैसेज उस तक पूरी तरह पहुंच गया। देन उसके बाद पृष्ठपोषण, ये पूरा 1 by 1 जब हमने इसके पहले क्लास में जब इसकी प्रक्रिया प्रोसेस पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि ये किस तरह से 1 by 1 एक दूसरे से इस तरीके से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो आज हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये सारे उसके कंपोनेंट्स है, उसके घटक हैं। तो पृष्ठपोषण अर्थात सेंडर के पास जैसे ही सेंडर ने मैसेज रिसीव किया, वो हमें इस बात की जानकारी देता है कि हाँ मुझ तक मैसेज पहुंच गया, और यही पृष्ठपोषण प्रतिपुष्टि फीडबैक के रूप में सेंडर के पास पहुंचता है। जब सेंडर के पास ये पहुंचता है, संदेश ग्रहणकर्ता द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है। ग्रहणकर्ता अथवा रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव करता है, ये हमारी प्रोसेस में ये पृष्ठपोषण हमारा सेंडर के बाद आता है। तो जैसे ही हमको फीडबैक मिल जाता है, मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। विदाउट इन सारे कंटेंट्स के, ये सारे घटक के बिना आपका कम्युनिकेशन नहीं संभव है। यदि आपका एक भी इसमें से कंटेंट हट जाता है, मान लो ये आपका ये मीडियम हट गया, तो भी आपका कम्युनिकेशन संभव नहीं है। मान लीजिए ये मीडियम तो है आपके पास, लेकिन आपका ये सोर्स हट गया, तो भी आपका ये कम्युनिकेशन या सेंडर रिसीवर एनीवन, इसमें से अगर एक भी आपका मिसिंग होता है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो संभव नहीं होगा। कम्युनिकेशन सुनने में बहुत आसान लगता है कि कम्युनिकेशन क्या है, हम जो आपस में बात करते हैं ये सारा कम्युनिकेशन है, बट कम्युनिकेशन एक प्रभावशाली, हम शिक्षकगण हैं और हमें कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जिस तरह एक व्यक्ति को सीधा खड़े रहने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वैसे तो सारे बॉडी पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी का काम होता है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को सीधा रखना। इसी तरह कम्युनिकेशन का काम है हमारे एजुकेशन को और अधिक प्रभावशाली बनाना। एक टीचर जब तक
बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं कर पाएगा, तब तक उसका सारा नॉलेज, उसकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। अतः आज का क्लास समाप्त करने के पहले मैं यही चाहूंगी कि हर एक टीचर, क्योंकि ये लेक्चर मैंने स्पेशली बीएड के स्टूडेंट, एमएड के स्टूडेंट के लिए बनाया है, या सभी टीचरों के लिए, जो होने वाले टीचर हैं या जो टीचर है उनके लिए बनाया है, तो कम्युनिकेशन का रोल या इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितने प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उतना ही हमारा शिक्षण कार्य सफल और प्रभावशाली बन पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।